नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024-25 के यूनिट 6 के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक इकोनॉमी के जुड़े हुए कुछ आंकड़ों से संबंधित है, इसलिए इस लेक्चर को लगाने के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड करें और उस पीडीएफ को कम से कम 1 से 2 बार पढ़कर देखें। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम में ram.x.notes चैनल पर। चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा फैक्चुअल है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी से जुड़े हुए डेटा जो है वो हमने शामिल किए हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे स्टेट की जीडीपी क्या है। और मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है, यह स्टेट जीडीपी जो है, यह हम 2 आधार पर प्राप्त करेंगे। पहला करंट प्राइस पर, मतलब वर्तमान मूल्य पर, और दूसरा बेस प्राइस पर, मतलब बेस ईयर के समय जो प्राइस था उस पर। तो वर्तमान मूल्य की अगर हम बात करें तो 2023-24 में मध्य प्रदेश की जो स्टेट जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आया वो आया 13,63,327 करोड़, जो कि पिछले साल से काफ़ी बढ़ गया है। पिछले साल की तुलना में हमने 9.37% की वृद्धि की है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2022-23 में हमारा ये जो आंकड़ा है वो 12,46,461 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों, यही बात है कि 2023-24 के अगर वर्तमान मूल्य पर हमसे मध्य प्रदेश की जीडीपी पूछी जाए तो हम बताएंगे 13,63,327 करोड़ है। और कितनी वृद्धि हो रही है? ये वृद्धि हो रही है 9.37% की। चलिए, अब हमने पहले बात की थी कि जब भी हम जीडीपी पढ़ेंगे तो वर्तमान मूल्य मतलब आज की कीमत के आधार पर भी देखेंगे और स्थिर मूल्य के आधार पर भी देखेंगे। और दोस्तों, स्थिर मूल्य जो है वो 2011-12 के आधार पर हम मानते हैं, क्योंकि 2011-12 वो साल था जिस साल हमारी इकोनॉमी बढ़िया थी, तो हमने उसको बेस ईयर मान लिया और उस साल की कीमतों के आधार पर आज भी हम हमारी जीडीपी निकालते हैं। अभी जीडीपी क्यों निकालते हैं ये हम किसी और टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि बेस प्राइस पर या कांस्टेंट प्राइस पर 2023-24 में मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या है। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी बेस प्राइस पर लगभग आधी है अपने प्रचलित मूल्य पर की तुलना में। मतलब ये है 6,60,363 करोड़, जबकि यहाँ पर कितनी थी? यहाँ पर थी 13,63,327 करोड़, जबकि स्थिर मूल्य पर कितनी है? 6,60,363। तो आप लगभग मान सकते हैं कि प्रचलित मूल्य की तुलना में स्थिर मूल्य पर मध्य प्रदेश की जीडीपी लगभग आधी होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जीडीपी की औसत वृद्धि कितनी है। तो औसत वृद्धि जब भी हम निकालते हैं तो याद रखिएगा, ये हमेशा कांस्टेंट प्राइस पर निकाला जाता है, मतलब स्थिर मूल्य पर ही हम जीडीपी की औसत वृद्धि निकालेंगे। और ये औसत वृद्धि जो है वो हमारी है 6.43%। लेकिन यहाँ पर एक और थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। दरअसल दोस्तों, जब भी हम ऐसी जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी हम दशक में बताना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और दशकीय वृद्धि हमारी है 6.01%। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिर मूल्य पर दशकीय वृद्धि दर जो कि आमतौर पर बताई जाती है वो कितनी है? 6.01% है। ये स्थिर मूल्य की गणना हम हमेशा करते हैं, क्योंकि प्रचलित मूल्य में महंगाई का प्रभाव हमेशा से जुड़ता आया है। और इसीलिए जब भी हम आंकड़ा बताने की कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्थिर मूल्य पर बताएं। दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं हमेशा से यूज़ करते आया हूँ कि जो स्थिर मूल्य पर जीडीपी बताई जाती है और जो प्रचलित मूल्य पर जीडीपी बताई जाती है, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि स्थिर मूल्य पर वास्तविक हमें इकोनॉमी का आइडिया लगता है, प्रचलित मूल्य पर हमें महंगाई का भी साथ में हम जोड़ देते हैं, तो महंगाई प्लस वास्तविकता का हमें अंदाज़ा लगता है। तो जब भी हमें किसी चीज़ को दिखाना होता है, कुछ बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत करना होता है, तो हम प्रचलित मूल्य पर दिखा देते हैं। और जब हमें कोई काम करना होता है तो हम स्थिर मूल्य के आधार पर काम करते हैं। मतलब प्रचलित मूल्य वाली जीडीपी हाथी का वह दांत है जो दिखाने के लिए है, और स्थिर मूल्य पर जीडीपी हाथी का वो दांत है जो खाने के लिए है। चलिए, तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की जीडीपी की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 6.01% है। और ये आंकड़ा कब से लिए हैं हमने? 2011-12 से लेकर 2023-24 के बीच का है। चलिए दोस्तों, अब तीसरी अगली हम बात करते हैं कि हमारी जो जीडीएसपी है उसकी विकास दर कितनी है। अभी हमने देखा था स्थिर मूल्य पर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.01% है, जबकि प्रचलित मूल्य पर हमारी ग्रोथ रेट कितनी निकली है? 9.37% के आसपास निकली है। चलिए, तो ये याद रखिएगा आप।
अगला जो पॉइंट है वो है राजकोषीय घाटा। इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा हमारे पूरे के पूरे स्टेट के द्वारा किए गए खर्चे और किए गई कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। और घाटा हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमने जितना भी प्राप्त किया उससे ज़्यादा हमने खर्च किया, या जितना भी हमारे पास आया उससे ज़्यादा हमारी देनदारी है चुकाने की। अब ये देनदारी हमारे खुद के खर्चे की वजह से भी हो सकती है और विदेशों से लिए गए ऋण के कारण भी हो सकती है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी एमपी के ऊपर टोटल जो कर्जा है या घाटा है वो है 55,709 करोड़ का। अगला, बेरोजगारी दर कितनी है? 3.02% की बेरोजगारी दर निकल कर आई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। अब अगला शब्द है दोस्तों राजस्व घाटा। और राजस्व घाटा जो है वो इस साल हमारा प्लस में रहा है। हमारा राजस्व घाटा नहीं हुआ है, ये हम सकारात्मक वृद्धि में रहे और 2023-24 में 413 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है एमपी गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और राजस्व घाटा क्या होता है। दोस्तों इसे समझिए, राजकोषीय घाटा जो है वो हमारे मध्य प्रदेश की ओवरऑल स्थिति को दर्शाता है। मतलब पहले से जो कर्जा चला आ रहा है हम उसको भी काउंट कर लेंगे और इस साल जो लेन देन हुआ उसको भी काउंट कर लेंगे। तो अब तक ओवरऑल एमपी में अगर हम बात करें तो 55,709 करोड़ का घाटा है। जबकि राजस्व घाटा किसी एक विशेष साल की गणना होती है। जैसे 23-24 की अगर हम बात करें तो 23-24 में सरकार ने जितना भी अर्न किया और जितना भी खर्च किया उसमें सरकार को 413 करोड़ का फ़ायदा हुआ। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमपी का योगदान क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था में 3.8% के लगभग का योगदान देता है। मतलब एमपी का भारत की कुल अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है? 3.8% है। और इस मामले में एमपी देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। तो एमपी का योगदान दो तरीके से देखा जा सकता है। प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3.8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है इंडिया में एमपी का। और अगर राज्यों की सूची में देखें तो एमपी 10वां सबसे बड़ा राज्य है जो जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया को। और मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है उसमें अलग अलग क्षेत्रों का योगदान अब हमें समझना है। तो देखो मध्य प्रदेश की जीडीपी का अगर हम देखें योगदान तो पहले हम प्रचलित मूल्य पर देखते हैं, मतलब करंट प्राइस पर देखते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, प्राथमिक क्षेत्र का है। अब ये प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स से जुड़े हुए सेक्टर होते हैं लाइक एग्रीकल्चर या माइनिंग या फॉरेस्ट्री, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और एमपी की जीडीपी का 45.5% मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रचलित मूल्य पर किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है आपका सेवा क्षेत्र, जिसको हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो ये सेवा से संबंधित है, जितनी भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं वो सब इसमें आती है। और एमपी की जीडीपी में सर्विसेज का योगदान 36% है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं और उद्योगों का योगदान कितना है? लगभग 18.5 के आसपास है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर हम जीडीपी देखते हैं तो उस जीडीपी में प्रचलित मूल्य पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है प्राइमरी सेक्टर का 45.5%, दूसरा निकल कर आता है टर्शरी क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का 36% और तीसरा निकल कर आता है द्वितीय क्षेत्र का 18.4%। जबकि यही गणना जब हम स्थिर मूल्य पर करते हैं तो स्थिर मूल्य पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है तृतीय क्षेत्र का, जो कि कितना है? 39%। कितना निकल कर आता है? 39% निकल कर आता है। और ये जो है प्राथमिक क्षेत्र, इसका निकल कर आता है कितना? 35। तो याद रखिएगा आप यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट बात भी है हमारे लिए, कि प्रचलित मूल्य पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, जबकि स्थिर मूल्य पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल कर आया है किसका? तृतीय क्षेत्र का। फिर दूसरे नंबर पर है आपका क्या? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र जो है इसका कंट्रीब्यूशन पहले भी कम था, हर स्थिति में कम है। चलिए दोस्तों, इसे आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और उसके लिए मैंने पहले ही आपको कहा है कि आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी ram.x.notes पर, जो कि टेलीग्राम में अवेलेबल है, एक चैनल है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का विकास दर का अनुमान कितना था। तो अनुमान लगभग उतना ही था, 9.37 के आसपास था और लगभग उतनी जीडीपी निकल कर आई भी। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
दोस्तों प्रति व्यक्ति आय एक एवरेज होता है। देश की जो टोटल राष्ट्रीय आय है उसमें हम कुल जनसंख्या का अगर भाग दे दें तो देश की प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। और यही फॉर्मूला हम एमपी के लिए भी लगा सकते हैं। एमपी की कुल इनकम में जब एमपी की टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एमपी की पर कैपिटल इनकम मिल जाएगी। तो 2023-24 में एमपी की प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 रुपये थी, और जो कि बढ़ गई है। पिछले साल ये 1,32,010 रुपये थी, मतलब पिछले साल की तुलना में 10,055 रुपये के आसपास का प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ गई है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 1,42,565 थी, जो कि पिछले साल की तुलना में 10,055 रुपये बढ़ गई है, याद रखिएगा। अब यही बात हमें दोस्तों, ये जो आंकड़ा है वो प्रचलित मूल्य पर है। अब यही आंकड़ा हमें स्थिर मूल्य पर निकालना है। तो स्थिर मूल्य पर हमेशा हमने देखा है कि जीडीपी भी आधी थी, सारी चीज़ें आधी होती है, क्योंकि स्थिर मूल्य जो है वो 2011-12 के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2023-24 में स्थिर मूल्य पर हमारी 66,441 हो गई। कितनी हो गई है? 66,441। और इस तरीके से एमपी जो है वो देश में निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में आता है। तो दो डेटा बस आपको याद रखना है कि 2023-24 में एमपी की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर आप करंट प्राइस पर निकाल रहे हो तो 1,42,565 रुपये है, जबकि अगर आप बेस प्राइस पर निकाल रहे हो तो 66,441 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में निर्यात की क्या स्थिति है। तो देखिए 2023-24 में एमपी से कुल 776.6 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। और ये जो निर्यात है, इस निर्यात की अगर हम बात करें कितना है, 776 अरब डॉलर। और इस निर्यात का एमपी के कुल निर्यात का देश के कुल निर्यात में योगदान कितना है? 1.8%। मतलब देश जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका केवल 1.8% एमपी से आता है। और वो उसकी वैल्यू कितनी है? वही है 776.6 अरब डॉलर। और राज्यों की सूची में एमपी का स्थान 12वां है। मतलब निर्यात तक राज्यों की अगर हम सूची बनाएं, एक्सपोर्टर स्टेट्स की सूची बनाएं, तो एमपी वहाँ पर 12th रैंकिंग पे आएगा। और एमपी में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले ज़िले कौन से हैं? इंदौर है, धार है, रायसेन है, सीहोर है, सिंगरौली। लेकिन हमें केवल एक याद रखना है, एमपी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस ज़िले से हो रहा है? वो इंदौर से हो रहा है। और दोस्तों इस निर्यात में ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने आप में यूनिक होते हैं या जिनकी भारी डिमांड होती है उनको चैम्पियन प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के 12 प्रोडक्ट्स को चैम्पियन प्रोडक्ट्स का दर्जा निर्यात की स्थिति में मिला हुआ है। तो ये निर्यात की बात थी दोस्तों। अब आगे चलकर हम बात करते हैं कि एमपी में विदेशी निवेश कितना हुआ है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की स्थिति क्या है। तो पिछले 5 सालों में 2020 से लेकर 2024 तक हमारे एमपी में 3,609 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? विदेशी निवेश हुआ है। मतलब ये 3,609 करोड़ रुपए विदेश से आए हैं। और अगर एमपी की बात करें तो देश में एमपी इस स्थिति पर 13वीं रैंकिंग में आता है। मतलब देश में एमपी का स्थान 13वां है भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। चलिए अगली बात करते हैं, एमपी का बजट क्या रहा। हमने काफ़ी बड़ा बजट प्रस्तुत किया है 2023-24 में। हमारा बजट 2,81,554 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले साल की तुलना में बढ़ गया। तो याद रखिएगा 2023-24 में एमपी का बजट कितना है? 2,81,554 करोड़। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब हम एक एक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी? तो प्राथमिक क्षेत्र की स्थिति, प्राथमिक क्षेत्र में आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब चीज़ें आती है, जिसमें भी सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर का है। तो हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मध्य प्रदेश की फसल उत्पादन में रैंकिंग देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एमपी नंबर 1 है पूरे भारत में, जैसे दाल, मसाले, सोयाबीन और चना। और ये तो आपको पता ही होगा, एमपी को सोया स्टेट कहते हैं। तो दाल, मसाले, चना और सोयाबीन, इन सब में एमपी पूरे देश में नंबर 1 है। खाद्यान्न, तिल और गेहूं में एमपी दूसरे नंबर पर आता है, जबकि मोटे अनाज, सरसों और मक्का इसमें तीसरे स्थान पर आता है। तो ये फसलों के बारे में एमपी की रैंकिंग है, इसे आप ज़रूर याद कीजिएगा। अब एमपी में कृषि योग्य भूमि की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है 155 लाख हेक्टेयर। पूरा जो डेटा है वो है 155.25 लाख हेक्टेयर। दोस्तों हमने पहले ही बात की थी कि ये जो टॉपिक है उसमें फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, डेटाज काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसे कम से कम आपको 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप इन डेटा से जो है वो अच्छे से याद कर पाएंगे और एक यूज टू हो पाएंगे। तो याद रखिएगा, एमपी में कृषि योग्य भूमि जो है वो 155 लाख हेक्टेयर है, जबकि टोटल जो सिंचित भूमि है वो 41.1 लाख हेक्टेयर है। तो टोटल भूमि जो है वो 155 लाख हेक्टेयर, सिंचित है 41 लाख हेक्टेयर। और हमारे एमपी में खाद्यान्न उत्पादन में 1.9%, मतलब लगभग 2% की कमी आई है हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में। जबकि दालों की बात करें तो दालों में 42.6% की वृद्धि हुई है। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें, तिलहन की, तो 7.3% की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा कि खाद्यान्न में कमी हुई है 2% की, मतलब 1.9 की, दालों में 42.6% की वृद्धि हुई है और तेल में 7.3% की वृद्धि हुई है। एमपी हमेशा अपने कृषि के लिए जाना जाता है दोस्तों, इसलिए एमपी को अब तक 7 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बात करते हैं मसाला। अगर हम उत्पादन की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 53-53.5 लाख मीट्रिक टन मसाला हुआ है। फलों की बात करें तो 95 लाख मीट्रिक टन फल हुए हैं। तो मसाला जो है वो 53 लाख के आसपास हुआ है, फल जो है वो 95 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुए हैं। गेहूं की बात करें तो 329 लाख मीट्रिक टन हुआ है गेहूं। धान 137 लाख, मक्का 49 लाख टन, दालें 39 लाख, तिलहन 66 लाख, गन्ना 7 लाख और कपास 1000 में है 917,000 टन हुआ है। दोस्तों ये डेटा आपको पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप गेहूं का याद रखेंगे। इसके अलावा आप दलहन का याद रखेंगे, दलहन का 39 है, तिलहन का 66 है, गेहूं का 329 के आसपास है और मसाले का याद रखिएगा 53 लाख मीट्रिक टन है। पशुपालन की बात करें एमपी में तो सबसे ज़्यादा पशुपालन मुरैना में होता है और देश में एमपी का स्थान तीसरा है। और हमारे यहाँ कुल उत्पादन जो हो रहा है पशुपालन से वो हो रहा है, मतलब जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उससे 201 लाख टन का। और ये कुल उत्पादन दूध और दूध के उत्पादों का है, इसलिए प्रति व्यक्ति मिल्क की उत्पादकता हमारे यहाँ या उपलब्धता हमारे यहाँ 644 ग्राम हो गई है प्रतिदिन के आधार पर। चलिए दोस्तों, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था। अब हम द्वितीयक क्षेत्र के योगदान की तरफ जा रहे हैं और द्वितीयक क्षेत्र मतलब उद्योगों की बात होगी। और उद्योगों के मामलों में जो हमारा एमपी है वो देश के टॉप 10 स्टेट्स में शामिल है। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो हीरा और तांबा में हम नंबर 1 हैं, रॉक फास्फेट में हम नंबर 2 पर हैं, चूने में 3 पर हैं, कोयले पर 4 में हैं और लोहा और बॉक्साइड में 6 पर हैं। और ओवरऑल अगर एमपी का देश में स्थान देखें तो चौथा आता है। तो याद रखिएगा, हीरा और तांबा में पहले नंबर पर, रॉक फास्फेट में दूसरे नंबर पर, चूना में तीसरे नंबर पर, कोयले में चौथे नंबर पर, लोहा और बॉक्साइड में 6 नंबर पर। देश में स्थान है चौथा। अगर मध्य प्रदेश के आगे की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र जो है टोटल वो है 231 और जो एमएसएमई विभाग है उसने बनाया है औद्योगिक क्षेत्र 194। इसके साथ ही एमपी में टोटल 2023 में स्टार्टअप जो हैं वो 1264 स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है वो अब बढ़कर 36% हो गया है, जो कि पहले ज़्यादा था, 39 था 2011-12 में। अब लेकिन हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र घट गया है और 36% के आसपास है। और सेवा क्षेत्र में हम परिवहन की बात करें तो एमपी में कुल जो सड़कें हैं वो हो गई है 71,379 किलोमीटर की, जिसमें एनएच है 9,315 किलोमीटर और स्टेट हाईवे है 11,389। इसके अलावा बैंकिंग की बात करें तो एमपी में 33% बैंकिंग फैसिलिटीज़ गाँव में है, जबकि 37% कहाँ पर है, शहर पर है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं इस बात को समझ पाता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी फैक्चुअल है और इस वीडियो में मैं कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ही आपको इन डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो का सिर्फ पर्पस है कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कंटेंट नहीं पहुंच पाया है इस टॉपिक का, उनके पास कंटेंट पहुंच जाए। और ऐसे विद्यार्थी जो खुद से मेहनत करते हैं, स्वाध्यायी है, उनके पास इसकी PDF पहुंच जाए ताकि वो इसको पढ़कर कम समय में अपने ऐसे क्वेश्चंस को गलत होने से बचा पाएँ जो कि एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। बस इस वीडियो का यही पर्पस है दोस्तों। इस वीडियो में आने वाले जितने भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं वो आगे चलकर हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में कवर करने वाले हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हम मिलते रहेंगे।